नमस्कार दोस्तों, JR एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज राजस्थान सभ्यताओं की इस क्लास में हम राजस्थान की आहड़ व गणेश्वर सभ्यता के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज की हमारी पहली सभ्यता रहेगी आहड़ सभ्यता। कौन सी? आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता आहड़ नामक स्थान उदयपुर में विकसित हुई। आहड़ नामक स्थान उदयपुर में विकसित हुई। बनास की सहायक नदियाँ, जैसे बनास भी मान लीजिए, बनास नदी, और मुख्यतः बनास की सहायक नदी आयड़ नदी व इसी का आगे चलकर नाम होता है बेड़च नदी। तो आहड़ सभ्यता जो है वह आहड़ नामक स्थान उदयपुर में बनास नदी की सहायक नदियां आयड़ नदी व बेड़च नदी के किनारे विकसित हुई। अगर आयड़ व बेड़च ऑप्शन में नहीं दिए हो तो बनास नदी का ऑप्शन सही माना जाएगा। तो आहड़ जो सभ्यता है, आहड़ नामक स्थान उदयपुर जिले में बेड़च व आयड़ नदी के किनारे बनास नदी के किनारे विकसित हुई। ये जो सभ्यता थी इसका उत्खनन 3 स्तरों पर हुआ। उत्खनन 3 स्तरों पर किया गया, 3 स्तरों पर, और यह ताम्रयुगीन, व लोहकालीन, ताम्रकालीन व लोहकालीन सभ्यता मानी गई है। यहाँ पर ताम्र अवशेष व लोहे के अवशेष मिले हैं। पहले स्तर पर ताम्रकालीन और दूसरे पर लोहकालीन अवशेष मिले हैं। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। आहड़ जो सभ्यता है वह ग्रामीण सभ्यता थी, और यह ग्रामीण सभ्यता थी। इस सभ्यता के उपनाम और प्राचीन नाम, उपनाम और प्राचीन नाम। उपनामों में एक तो होगा आहड़ संस्कृति। आहड़ संस्कृति, इसे ही बनास संस्कृति कहा गया है। बनास संस्कृति। एक हो गया मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। अब ये मृतकों का टीला किसके द्वारा कहा गया? तो मृतकों का टीला उपनाम धीरज लाल सांकलिया द्वारा दिया गया। धीरज लाल सांकलिया। देखिए, इस सभ्यता की खुदाई में धीरज लाल सांकलिया जब इसका उत्खनन करवाते हैं तब इनको एक 40 फीट गहरा गड्ढा मिलता है। 40 फीट गहरा, एक 40 फीट गहरा गड्ढा मिला है, और उससे इस आहड़ सभ्यता के 8 बार उजड़ने और 8 बार बसने के अवशेष मिले हैं। और तो ये उपनाम तो हो गए आहड़ या बनास संस्कृति। एक हो गया मृतकों का टीला। मृतकों का टीला शब्द जो है धीरज लाल सांकलिया द्वारा दिया गया, और विशेष बात यह होगी कि यहाँ एक 40 फीट गहरा गड्ढा मिला है और आहड़ सभ्यता के 8 बार बसने व 8 बार उजड़ने के अवशेष मिले हैं। ये मिले हैं धूलकोट से। धूलकोट से स्थान पूछे तो धूलकोट के उत्खनन से। अब देखिए प्राचीन नाम, इस सभ्यता के प्राचीन नाम, आहड़ सभ्यता के प्राचीन नाम। ताम्रवती नगरी, ताम्रवती नगरी, आगाटपुर, आगाट दुर्ग, ये हो गई इसके प्राचीन नाम। उपनाम कौन कौन से? आहड़ संस्कृति, बनास संस्कृति। आहड़ और बनास संस्कृति। मृतकों का टीला। मृतकों का टीला शब्द धीरज लाल सांकलिया द्वारा दिया गया। यहाँ एक खुदाई में 40 फीट गहरा गड्ढा मिला है, और इस सभ्यता के 8 बार उजड़ने व 8 बार बसने के अवशेष मिले हैं। दूसरे इसके प्राचीन नाम हो गए। प्राचीन नामों में ताम्रवती नगरी, तांबे के उपकरण मिले हैं। आगाटपुर और आगाट दुर्ग नाम दिया गया है।
अब देखिए इस सभ्यता के उत्खननकर्ता कौन कौन थे। उत्खननकर्ता, आहड़ सभ्यता के उत्खननकर्ता कौन थे। उत्खननकर्ता में 4 नाम आते हैं। उत्खननकर्ता की बात करें तो एक तो हो गए अक्षय कीर्ति व्यास, पंडित अक्षय कीर्ति व्यास। एक नाम हो गया पंडित अक्षय कीर्ति व्यास, इनका था 1953 में। उसके बाद दूसरा नाम आता है रतन चंद्र अग्रवाल। रतन चंद्र अग्रवाल ये थे 1954 में। इन्होंने धूलकोट का उत्खनन करवाया, धूलकोट का। रतन चंद्र अग्रवाल 1954, अक्षय कीर्ति पंडित अक्षय कीर्ति व्यास 1953 में। तीसरा नाम आता है सांकलिया। सांकलिया व वीएन मिश्रा, वीएन मिश्रा 1961-62, 1961 से 62। और चौथा नाम आता है विजय कुमार व पीसी चक्रवर्ती। ये 4 नाम हो गए। सर्वप्रथम इस सभ्यता के उत्खनन का श्रेय अगर किसी को दिया जाए तो 1953 में पंडित अक्षय कीर्ति व्यास को दिया जाता है। आहड़ सभ्यता के उत्खनन का श्रेय अगर किसी व्यक्ति को मिलता है तो सर्वप्रथम अक्षय कीर्ति व्यास को मिलता है 1953 में। उसके बाद 2 नंबर पर आते हैं रतन चंद्र अग्रवाल। रतन चंद्र अग्रवाल को सर्वप्रथम धूलकोट के उत्खनन का श्रेय मिलता है 1954 ईस्वी में। पंडित अक्षय कीर्ति व्यास 1953 में थे और ये 1954 में थे। अक्षय कीर्ति व्यास को आहड़ सभ्यता के उत्खनन का श्रेय मिलता है सर्वप्रथम, और इन्हें सर्वप्रथम आहड़ सभ्यता के धूलकोट के उत्खनन का श्रेय मिलता है। उसके बाद 2 व्यक्ति हो गए सांकलिया व वीएन मिश्रा। सांकलिया व वीएन मिश्रा, इनके द्वारा 1961-62 में इस सभ्यता का व्यापक उत्खनन करवाया गया। और अंत में आते हैं विजय कुमार व पीसी चक्रवर्ती। विजय कुमार व पीसी चक्रवर्ती, ये 2 व्यक्ति राजस्थान सरकार की ओर से थे। राज्य सरकार की ओर से उत्खननकर्ताओं में ये 2 व्यक्ति थे, विजय कुमार व पीसी चक्रवर्ती। तो उत्खनन के बारे में कभी अगर पूछे तो ये 4 नाम यथार्थ ये 4 कड़ी आपको याद होनी चाहिए। पहली है पंडित अक्षय कीर्ति व्यास 1953 ईस्वी में सर्वप्रथम आहड़ सभ्यता के उत्खनन का श्रेय मिलता है। किसको? पंडित अक्षय कीर्ति व्यास को। उसके बाद अगर धूलकोट के सर्वप्रथम उत्खनन की बात करें, आहड़ सभ्यता में एक स्थल है धूलकोट। धूलकोट एक स्थानीय टीला था, यहाँ का स्थानीय टीला। तो धूलकोट के उत्खनन का सर्वप्रथम श्रेय रतन चंद्र अग्रवाल। किसको? रतन चंद्र अग्रवाल को 1954 ईस्वी में। उसके बाद 2 व्यक्ति आते हैं सांकलिया व वीएन मिश्रा। इन्होंने 1961-62 में इस सभ्यता का व्यापक उत्खनन करवाया। उसके बाद विजय कुमार व पीसी चक्रवर्ती, ये 2 ऐसे व्यक्ति थे जो राज्य सरकार की ओर से उत्खनन कार्य में लगाए गए हैं। तो राज्य सरकार की ओर से कौन से 2 व्यक्ति थे? पीसी चक्रवर्ती और विजय कुमार, राज्य सरकार द्वारा, राज्य सरकार की ओर से। ये तो हो गए उत्खनन के बारे में। अब इस सभ्यता की देखते हैं विशेषताएं। कौन सी सभ्यता की? आहड़ सभ्यता की विशेषताएं। इस सभ्यता की विशेषताएं क्या थी? सर्वप्रथम आता है मकान जो थे, मकान कच्ची ईंटों से निर्मित थे। अब देखिए कालीबंगा सभ्यता में भी मकान कच्ची ईंटों से थे, लेकिन आरंभ में कच्ची ईंटों से और बाद में उन मकानों का निर्माण
ऑक्सफोर्ड पद्धति द्वारा पक्की ईंटों से हुआ था और इसमें सिर्फ कच्ची ईंटों से और आयताकार आकृति, मकान कच्ची ईंटों से और आयताकार बने होते थे। आहड़ सभ्यता के जो मकान थे आयताकार मकान कच्ची ईंटों से बने हुए थे। सामूहिक भोजन के अवशेष मिलते हैं। सामूहिक भोजन के प्रमाण। अब सामूहिक भोजन के प्रमाण क्यों माने गए? क्योंकि यहाँ एक मकान में एक से अधिक चूल्हे मिले हैं। एक मकान में एक से अधिक चूल्हे, एक मकान में कितने चूल्हे मिले? एक से अधिक चूल्हे मिले और एक मकान में तो एक साथ 6 चूल्हे मिले हैं। कितने चूल्हे? 6 चूल्हे। और एक चूल्हे पर मानव की हथेली की आकृति है, मानव की हथेली के निशान। तो यहाँ सामूहिक भोजन के प्रमाण मिले हैं, सामूहिक भोजन के साक्ष्य मिले हैं। एक घर में एक से अधिक चूल्हे मिले और एक मकान में तो एक साथ 6 चूल्हे मिले हैं और एक चूल्हे पर मानव की हथेली के निशान भी बने हुए हैं। तो मकान कच्ची ईंटों से बने थे, आयताकार आकृति के थे, सामूहिक भोजन के प्रमाण हो गए। एक मकान में एक से ज़्यादा चूल्हे हो गए और एक मकान में एक साथ अधिकतम 6 चूल्हे मिले हैं और एक चूल्हे पर मानव की आकृति का निशान भी मिला है। बिना हत्थे का जलपात्र भी मिला है। बिना हत्थे का जलपात्र। अब यहां बिना हत्थे का जलपात्र मिला और बिना हत्थे का जलपात्र उस समय ईरान व बलूचिस्तान में मिला था। तो इन लोगों के इस बिना हत्थे के जलपात्र से अंदाज लगाए जा सकते हैं कि जो आहड़ सभ्यता के लोग थे इनके ईरान व बलूचिस्तान से व्यापारिक संबंध भी थे। तो यहाँ बिना हत्थे का जलपात्र मिला और बिना हत्थे का जलपात्र ईरान व बलूचिस्तान में भी मिला है और इन लोगों के ईरान व बलूचिस्तान से व्यापारिक संबंध भी माने गए हैं। अनाज संग्रहण के लिए कोठे बनाते थे। अनाज संग्रहण के लिए कोठे, और उस अनाज संग्रहण के लिए बनाए गए मकान को कोठे या गोरे कहते थे। उनको क्या कहते हैं? स्थानीय भाषा में कोठे व गोरे। किसको? अनाज संग्रहण के लिए जो मकान बनाए गए थे। तो देखिए मकान कौन सी पद्धति में थे? आयताकार आकृति में कच्ची ईंटों से निर्मित थे। आयताकार आकृति कच्ची ईंटों से निर्मित। सामूहिक भोजन व्यवस्था के प्रमाण मिले हैं। एक मकान में एक से अधिकतम 6 चूल्हे मिले हैं। एक चूल्हे पर मानव की आकृति के निशान भी मिले हैं। बिना हत्थे का जलपात्र मिला है और बिना हत्थे का जलपात्र बलूचिस्तान व ईरान में भी मिला है। और इसका अर्थ हो गया इन लोगों के बलूचिस्तान व ईरान से व्यापारिक संबंध थे और अनाज संग्रहण के लिए जो मकान बनाते उसे स्थानीय भाषा में गोरे व कोठे कहते थे। यहाँ का सबसे बड़ा उद्योग, यहाँ का उद्योग तांबा उद्योग था। कौन सा उद्योग था? तांबा उद्योग। और एक साथ 6 यूनानी मुद्राएं, 6 यूनानी मुद्राएं, वह 3 सिक्के मिले हैं, 3 मोहरें मिली है। उद्योग कौन सा था? तांबा उद्योग था। एक साथ 6 यूनानी मुद्राएं और 3 मोहरें मिली। ये तांबे से निर्मित थे। ये यूनानी मुद्राएं व मोहरें तांबे से निर्मित, तांबे से निर्मित। एक मुद्रा
ऐसी मिली है जिसके किनारे पर यूनानी भाषा में लेख लिखा है। लेख है, एक तरफ त्रिशूल है, एक तरफ त्रिशूल का निशान, तो दूसरी तरफ है अपोलो का निशान। अपोलो यूनानी देवता हो गए। इनके हाथ में तीर, पीछे तरकस थी, पीछे तरकस का निशान है। तो यहाँ उद्योग जो था तांबा उद्योग था। कहाँ पर? आहड़ सभ्यता में उद्योग जो था तांबा उद्योग, और तांबे से निर्मित यूनानी मुद्राएं मिली है 6 और मोहरें मिली है 3। इन 6 यूनानी मुद्राओं में एक मुद्रा ऐसी है जिसके किनारे पर यूनानी भाषा में लेख लिखा हुआ है। एक तरफ त्रिशूल का निशान है तो दूसरी तरफ है अपोलो का निशान है। और जो अपोलो है ये यूनानी देवता माने गए हैं। इनके हाथ में तीर और पीछे तरकस का निशान है। यहाँ तांबे के उपकरण मिले हैं। यहाँ तांबे के उपकरण, तांबे के उपकरणों में तांबे के अस्त्र शस्त्र हो गए। अस्त्र शस्त्र, तांबे के कुलाड़े, और प्रमुख तौर पर है तांबा गलाने की भट्टी। तांबा गलाने की भट्टी। राजस्थान में एकमात्र सभ्यता आहड़ सभ्यता है जहां तांबा गलाने की भट्टी मिली है। राजस्थान में एकमात्र सभ्यता जहां तांबा गलाने की भट्टी मिली है। एक बैल की आकृति मिली है, एक बैल की आकृति। इस बैल को बनासियन बुल कहा गया है। इस बैल को बनासियन बुल कहा गया है। ये लोग कृषि से परिचित थे। ये लोग कृषि से परिचित थे। रंगाई छपाई का कार्य भी करते थे। रंगाई छपाई का कार्य और अंतिम संस्कार आभूषण सहित करते थे। आभूषणों सहित यानी अंतिम संस्कार में मृतक के साथ आभूषण भी गाड़ते थे। सिर उत्तर की ओर रखते, पैर दक्षिण की ओर रखते थे। ये बात याद रखना, सिर उत्तर की ओर, पैर दक्षिण की ओर, और अंतिम संस्कार आभूषणों सहित करते थे। कृषि से ये लोग परिचित थे। एक बैल की आकृति मिली, उसको बनासियन बुल कहा गया। क्या? बनासियन बुल। अस्त्र शस्त्र, कुलाड़े व अन्य कुछ उपकरण मिले हैं जो कि तांबे से निर्मित है। और तांबा गलाने की भट्टी जो कि राजस्थान में एकमात्र आहड़ सभ्यता में मिली है। और तांबे के उपकरण भी मिल गए। तांबा उद्योग यहाँ का प्रसिद्ध था। प्रसिद्ध उद्योग कौन था? तांबा उद्योग था। यहाँ पर 6 यूनानी मुद्राएं मिली है, 3 मोहरें मिली है, वो भी तांबे से निर्मित थी। एक मुद्रा ऐसी मिली जिसके किनारों पर यूनानी भाषा में लेख लिखा हुआ। एक तरफ त्रिशूल का निशान, दूसरी तरफ अपोलो का निशान बना हुआ था। मकान कच्ची ईंटों से थे, आयताकार आकृति में बने हुए। सामूहिक भोजन के साक्ष्य मिले हैं। एक मकान में 1 से अधिक चूल्हे मिले हैं। एक ऐसा मकान था जिसमें अधिकतम 6 चूल्हे मिले और एक चूल्हे पर मानव आकृति की हथेली के निशान थे। एक बिना हत्थे का जलपात्र भी मिला है और बिना हत्थे के जलपात्र ईरान व बलूचिस्तान में भी मिले हैं। इन लोगों का ईरान व बलूचिस्तान से व्यापारिक संबंध भी माना गया है। तो ये थी हमारी
आहड़ सभ्यता, जो कि आहड़ नामक स्थान उदयपुर जिले में बनास की सहायक नदियां आयड़ व बेड़च नदी के किनारे विकसित हुई। इस सभ्यता का उत्खनन 3 स्तरों पर किया गया। इसको ताम्रकालीन सभ्यता भी कहा गया है और यहाँ लोहे के अवशेष भी मिले हैं। अगर इसके उत्खनन की बात करें तो उत्खनन का सर्वप्रथम श्रेय पंडित अक्षय कीर्ति व्यास को 1953 में जाता है। फिर उसके बाद एक स्थानीय टीला था यहाँ का धूलकोट। धूलकोट के उत्खनन का सर्वप्रथम कार्य 1954 ईस्वी में रतन चंद्र अग्रवाल द्वारा किया गया। उसके बाद 2 व्यक्ति थे 1961-62 में, सांकलिया व VN मिश्रा, इनके द्वारा इस सभ्यता का व्यापक उत्खनन किया गया। अंत में राज्य सरकार द्वारा 2 व्यक्तियों को चुना गया, उपस्थित किए गए, एक तो PC चक्रवर्ती और दूसरे विजय कुमार। PC चक्रवर्ती व विजय कुमार 2 ऐसे व्यक्ति थे जो कि उत्खनन में राज्य सरकार की ओर से उपस्थित थे। तो ये हो गई हमारी आहड़ सभ्यता। अब पढ़ते हैं हम अगली गणेश्वर सभ्यता के बारे में। अगली सभ्यता है गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता नीमका थाना में, नीमका थाना स्थान सीकर जिले में, नीमका थाना सीकर, कांतली नदी के किनारे विकसित हुई। कांतली नदी के किनारे कोई भी सभ्यता है किसी न किसी नदी या घाटी के किनारे विकसित होती है, तो गणेश्वर सभ्यता नीमका थाना सीकर में कांतली नदी के किनारे विकसित हुई। कांतली नदी के किनारे यह ताम्रकालीन सभ्यता थी। ताम्रकालीन सभ्यता इसे भारत में ताम्रकालीन सभ्यताओं की जननी, भारत में ताम्रकालीन सभ्यताओं की जननी कहा गया है। और सबसे प्राचीन ताम्रकालीन सभ्यता, ये प्राचीन ताम्रकालीन सभ्यता भी है। तो गणेश्वर सभ्यता नीमका थाना स्थान सीकर में कांतली नदी के किनारे विकसित हुई। ताम्रकालीन सभ्यता भारत में ताम्रकालीन सभ्यताओं की जननी माना गया है और सबसे प्राचीन ताम्रकालीन सभ्यता भी गणेश्वर सभ्यता मानी गई है। अगर इसका काल पूछे तो 2800 ईस्वी पूर्व, 2800 ईस्वी पूर्व। अगर उत्खनन करता पूछे तो RC अग्रवाल, (1977) 1977 ईस्वी में। अगर इसके उत्खनन की बात करें तो 1977 ईस्वी में RC अग्रवाल यानी रतन चंद्र अग्रवाल द्वारा किया गया। रतन चंद्र अग्रवाल द्वारा आहड़ सभ्यता में धूलकोट का भी उत्खनन किया गया था 1954 ईस्वी में। और इसका अगर काल या समय पूछे तो 2800 ईस्वी पूर्व RC रेडियो कार्बन पद्धति द्वारा इसका समय माना गया है। भारत की कोई सी भी सभ्यता हो, सबसे ज़्यादा अगर ताम्र उपकरण कहीं मिले हैं तो वो मिले हैं गणेश्वर सभ्यता में। क्या क्या मिले हैं? सबसे ज़्यादा ताम्र उपकरण, तांबे की चूड़ियाँ, कुलाड़े, सुई, बाले, मछली पकड़ने का कांटा, मछली पकड़ने का कांटा,
अब सबसे ज़्यादा ताम्र उपकरण कौन सी सभ्यता में मिले? गणेश्वर सभ्यता में 99% तांबे का प्रयोग हुआ है। इस सभ्यता में जो भी उपकरण मिले हैं 99% तांबे के मिले हैं। तांबे के उपकरणों में तांबे की चूड़ियाँ हो गई, कुलाड़े हो गए, सुई, बाले, मछली पकड़ने का कांटा। अब ये राजस्थान में है, मछली पकड़ने का कांटा मिला है। मछली दोहरे में तो पकड़ता कौन नहीं, मछली रेत में तो पकड़ता कौन नहीं। मछली किसी नदी से पकड़ते तो कौन सी नदी से पकड़ते? कांतली नदी से, कांतली नदी से। और कांतली नदी राजस्थान में पूर्ण आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। हालांकि नदियों का टॉपिक है, लेकिन कांतली नदी जो है राजस्थान में पूर्ण आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी। सीकर की खंडेलिया की पहाड़ियों से निकलती है। खंडेला, खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है। चूरू में विलुप्त होती है। चूरू की सीमा पर विलुप्त। झुंझुनू को 2 भागों में बांटती है और 100 किलोमीटर इसकी लंबाई है। उसके बाद यह आंतरिक प्रवाह में विलीन हो जाती है चूरू की सीमा पर। तो सबसे ज़्यादा तांबे के उपकरण कहाँ मिले? आहड़ सभ्यता में। जो भी उपकरण मिले उनमें 99% तांबा था। ये लोग तांबे में किसी की धातु का मिश्रण नहीं करते थे, जानते भी नहीं थे। तांबे के उपकरणों में चूड़ियाँ मिली है, कुलाड़े मिले हैं, सुई, बाले व मछली पकड़ने का कांटा मिला है। मछली कांतली नदी से पकड़ते थे। राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी जिसकी लंबाई 100 किलोमीटर और सीकर की खंडेला की पहाड़ियों से निकलकर चूरू की सीमा पर विलुप्त होती है कांतली नदी। हालांकि नदियों के बारे में इसमें आगे पढ़ेंगे राजस्थान की जियोग्राफी में। यहाँ के मकान, यहाँ के मकान पत्थरों से निर्मित थे। कालीबंगा सभ्यता में आरंभ में कच्ची ईंटें, उसके बाद पक्की ईंटों से मकान बने ऑक्सफोर्ड पद्धति में। उसके बाद आहड़ सभ्यता में कच्ची ईंटों का निर्माण हुआ, मकानों की आकृति आयताकार थी। और ये जो गणेश्वर सभ्यता है इसमें जो मकान बने हुए पत्थरों से बने हैं। यहाँ ईंटों का प्रयोग बिल्कुल नहीं हुआ है। यहाँ ईंटों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं हुआ है। तो यहाँ के जो मकान थे वह पत्थरों से निर्मित थे। गणेश्वर सभ्यता राजस्थान के सीकर जिले में नीमका थाना नामक स्थान कांतली नदी के किनारे विकसित हुई। कांतली जो नदी है वह सीकर की खंडेला पहाड़ियों से निकलकर चूरू की सीमा पर विलुप्त होती है। 100 किलोमीटर लंबाई है, झुंझुनू को 2 भागों में विभाजित करती है और आंतरिक प्रवाह की राजस्थान की सबसे लंबी नदी मानी गई है। इसमें सर्वाधिक ताम्र उपकरण मिले हैं। ताम्र उपकरणों में तांबे की चूड़ियाँ हो गई, कुलाड़े, सुई, बाले व मछली पकड़ने का कांटा मिला है। हालांकि तांबा गलाने की जो भट्टी है वह आहड़ सभ्यता में थी और तांबा का सर्वप्रथम उद्योग या तांबा का सबसे बड़ा उद्योग भी आहड़ सभ्यता में था। लेकिन सर्वाधिक ताम्र उपकरण अगर किसी सभ्यता में मिले हैं तो वो मिले हैं गणेश्वर सभ्यता में। गणेश्वर सभ्यता सबसे प्राचीन ताम्र युगीन सभ्यता है और भारत की, राजस्थान की नहीं, भारत की ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी भी गणेश्वर सभ्यता को माना गया है। ये थी आज की हमारी आहड़ सभ्यता व गणेश्वर सभ्यता। आज की क्लास में इतना ही। कल हम नेक्स्ट क्लास में राजस्थान की अन्य सभ्यताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी तो लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। आपके अपने चैनल JR एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।